लाहौर 27 मई 2009 पुलिस इमरजेंसी 15 पर एक खुदकुश हमला हुआ। सीआईए लाहौर पुलिस ने तफ्तीश के दौरान एक दहशतगर्द इंजीनियर मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद आसिफ कालदम तहरीक तालिबान का अहम रुकन था, जो हमला आवरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करने पर मामूर था। दौरान तफ्तीश इंजीनियर मोहम्मद आसिफ ने इंकशाफ किया कि वो राजनी यानी असला के जोर पर कार छीनने के मुतअद्दिद वाक़यात में शामिल रहा है, जिनके मुकदमात भी दर्ज हैं। रही बात कार चोरी की वारदातों की, तो हर किसी पर वाज़ेह है कि कार कराची से चोरी हो या लाहौर से, ये सब इलाका गैर का ही रुख करती हैं। ट्राइबल एरियाज में शुरू से ही कार चोरों समेत हर तरह के जराइम पेशा अफराद को पनाह देने की रवायत चली आ रही है। गुजरांवाला के लोग थे, गुजरात के लोग थे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे। ये सारी उम्र से एक कल्चर रहा है कि वो जुर्म करके उस जगह चले जाते हैं और वहाँ पर एक कबायली उसको पनाह देता है, और वो जो पनाह देता है वो एक इनका पश्तून वली का जो कोड है, जो उनका कंडक्ट है, और उसमें वो उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो उसको वो फिर हमसाया बना देते, तो उसको ये हमसाया बोलते हैं कि जी ये मेरी प्रोटेक्शन में है। पाकिस्तान के हसास इदारे और पुलिस का महकमा सीआईडी बारहा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि कालादम और जहादी तंजीमों ने जराइम पेशा अफराद के बड़े बड़े गिरोहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है, या दूसरे लफ्ज़ों में अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कई खतरनाक इश्तिहारी मुजरमान और इनके गिरोहों ने जहादी तंजीमों का लिबादा ओढ़ लिया है। इसीलिए तो इलाका गैर में मसरूका और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के वसी कारोबार से इन तंजीमों का हिस्सा खुद ब खुद निकल जाता है। ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी लिमिटेड है, वी कांट ऑपरेट देयर लीगली, वी कांट ऑपरेट देयर, वी आर डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देयर। मुनज़्ज़म जराइम का जिक्र है तो एक बात और याद रखिए कि ज़ेरे ज़मीन दुनिया के दो बड़े और बुनियादी कारोबार भी तालिबानाइजेशन से जुड़े करार दिए जा सकते हैं। ये हैं असलहा और ड्रग स्मगलिंग। एक और बड़ा क्राइम जो है वो है लैंड ग्रैबिंग का, कि ये लोग जहाँ जाकर बैठ जाते हैं वहाँ असला और गोला बारूद और बंदूकें इतनी हैं कि फिर वो इलाका उनसे कोई खाली नहीं करा सकता। बिलाशुबा आतिशी असला ही वो हथियार साबित हुआ है जिसने जुर्म को हमेशा तकवीयत ही बख्शी है। सिर्फ असलहे को ही ले लें तो पाकिस्तान के इलाका गैर समेत कई सेटल्ड एरियाज तक में लोकल असला बारूद से लेकर जदीद अमेरिकन हथियारों तक सब मिल जाता है। खास तौर पर अमरीकी और रूसी हथियारों का काले बाजार में सरेआम पाया जाना खुद इस बात की दलील है कि इस धंधे में कौन से गिरोह मुलव्विस हो सकते हैं। ये असली आया है अफगान जिहाद में। जब ये रूस के साथ जिहाद शुरू हुआ है तो वहाँ से बेहिसाब असला आया है। कुछ अमेरिका की तरफ से आया है और ममालिक की तरफ से, और कुछ रूस से पकड़ा हुआ है। और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि दरादम खेल एक असले का बहुत बड़ा वो है, वहाँ पर बाज़ार हैं जो ख़ुद बनाते हैं और हर एक वेपन की वो नकल बनाते हैं। एक सेल वहाँ पे ऑपरेट करना है, लोगों को वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी है, उनको खाना देना है, उनके पास अपने मोबाइल फ़ोन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। और ये पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको ये पैसे मिलते हैं ड्रग से, आपको ये आर्म्स स्मगलिंग से। तो बड़ा वाज़ेह है कि अरबों रुपए पर मुश्तमिल नाजायज़ असले के इस कारोबार में मुलव्विस तंजीमें और अस्करी गिरोह शुरू में ही अपना हिस्सा समेट लेते हैं। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों और अमरीकी सीआईए की तरफ से हुकूमतों को भिजवाए गए मुतअद्दिद मुरासलों में ये वाज़ेह किया गया है कि असले के कारोबार में मुलव्विस दीगर बड़े माफियाज को भी अपनी खेप भिजवाने के लिए या तो तालिबान का सहारा दरकार है, या फिर ये तालिबान को कम अज़ कम राहदारी ज़रूर अदा करते हैं। ये असला आप कभी भी रुकता नहीं है। ये मुख्तलिफ ममालिक में जिनके पास बड़ी बड़ी तंजीमें वो भी नहीं रोक सकती इसको। ड्रग्स पाकिस्तान में अब ये इतनी आम शय मानी जाने लगी है कि सदारती महल के अकब से लेकर समंदर किनारे फकीर की दरगाह तक हर जगह मिल जाती है, और ये किसी से छुपा भी नहीं कि ये आती कहां से हैं। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के इस काले धंधे में सबसे महंगा सफेद है।
اسلحے کی طرح اس کاروبار کی تاریں بھی پاک افغان بارڈر پر بسے جہادیوں سے جا ملتی ہیں۔ دنیا کی 95% جو پوست کی کاشت ہوتی ہے وہ افغانستان میں ہوتی ہے۔ جب وہاں پر کاشت ہوتی ہے تو وہاں پر مختلف علاقوں میں جو طالبان کا کنٹرول ہے وہ اس سے کسی نہ کسی ذریعے سے وہ ٹیکس لیتے ہیں، اور اس کی جب پاکستان میں آتا ہے تو وہ بھی روٹس لوگوں کو پتہ ہے، تو جن جن جگہوں کو طالبان کنٹرول کر رہے ہیں ان کو وہ اس میں سے پیسے دیتے رہتے ہیں۔ اسلحہ اور ڈرگز، یہی وہ دو ابتدائی ہتھیار تھے جو پاکستان میں طالبانائزیشن کے ساتھ ہی متعارف ہوئے تھے، یعنی یہ دونوں ذرائع 2 دہائی قبل سے فنڈز اکٹھا کرنے کا ایک راستہ بنے رہے ہیں۔ اسلحہ کی بہتات نے جہاں ہمارے معاشرتی رویوں میں شدت کو فروغ دیا ہے، وہاں موجودہ دور کی طالبانائزیشن کے اور بھی زیادہ خطرناک ٹرینڈز اور اشکال سامنے آنے لگی ہیں، جیسا کہ بینک ڈکیتی۔ کم وقت میں کم ایفرٹ کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ پیسہ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ آپ انڈیویجول کے گھر ڈاکہ ڈالیں گے، اس میں اس کے گھر آپ کو ہزاروں میں پیسے ملیں گے، لاکھوں میں اور کروڑوں میں نہیں ملیں گے۔ بینک یہ چوز کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بینک میں پیسہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ ایک واردات میں ان کو کافی زیادہ پیسہ مل جاتا ہے۔ بینک ڈکیتی، صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی بینک کی ایک برانچ میں عملہ 12 کا ہے تو اس کو لوٹنے کے لیے 20 لوگ آتے ہیں۔ ایک ایسا منظم جرم جس کے لیے گینگ کے ساتھ ساتھ مکمل مخبری اور بھرپور ریکی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تفتیشی افسر جانتے ہیں کہ ایک بینک ڈکیت بازار یا گھر میں تو واردات کر سکتا ہے، مگر ہر ڈاکو بینک میں نہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ہونے والی بینک ڈکیتیوں کے فگرز کو مد نظر رکھیں تو یہ صرف پچھلے چند سالوں میں خطرناک حد تک بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران ہمارے ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی بینک ڈکیتیوں کی زد میں رہا۔ رواں سال کی بات کر لیں تو اب تک صرف کراچی میں ہی 16 بینک لوٹے جا چکے ہیں، جبکہ صوبہ سندھ میں اسی عرصے کے دوران لوٹے گئے کل بینکس کی تعداد 22 ہے۔ ایسے تو بہت سارے کیس ہوئے ہیں جس میں ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں، سامنے آئے ہیں، پہلے نامعلوم تھا، بعد میں ان کا پتہ چل گیا ہے۔ بہت ساری انہوں نے ڈکیٹیاں کی ہیں۔ حال ہی میں ایک سول اسپتال کے پاس یہ بینک ڈکیٹی کرنے آئے تھے، تو ہمارے لوگوں سے، ہماری CID اینٹی ایکسٹریمزم سے ان کا مقابلہ ہو گیا تھا۔ اس میں ہمارا ایک سپاہی بھی زخمی ہوا تھا اور یہ اسلحہ وسلح پھینک کے بھاگ گئے تھے۔ کراچی میں پے در پے بینک ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران 2009 میں مراد میمن گوٹ کے ایک بینک سے 48 لاکھ روپے لوٹے گئے، جس کی تفتیش کے دوران کراچی اور CID پولیس نے اس واردات میں ملوث گروہ کا سراغ لگایا۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ کالعدم لشکر جھنگوی کے ارکان پر مشتمل تھا۔ بعد میں اورنگی ٹاؤن قصبہ کالونی سے بینک لوٹ کر فرار ہونے والے ڈاکوؤں کو پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا تو ان کے جہادی تنظیموں سے تعلقات کھل کر سامنے آ گئے۔ پہلے بھی یہ کرمنلز تھے اور اب بھی یہ کرمنلز ہیں۔ پہلے بھی یہ سارے کام یہ کرتے تھے، پہلے بھی ان کا کوئی موٹیو نہیں تھا، یہی تھا کہ بینکوں کو لوٹو، اس کو لوٹو، آئل ٹینکروں کو لوٹو، پیٹرول پمپوں کو لوٹو۔ جہادی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے گروہ کی گرفتاری کے باوجود کراچی میں بینک ڈکیتیوں کا سلسلہ رکا نہیں۔ اکتوبر 2010 میں شاہراہ فیصل پر ہونے والی تقریباً 60 لاکھ روپے کی بینک ڈکیتی میں ایک بار پھر جہادیوں کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے، یعنی گرفتاریوں کی صورت میں پرانے کی جگہ نئے گروہ نے لے لی تھی۔ اس سال بھی کم از کم کراچی میں 3 ایسی بینک ڈکیتیاں رونما ہو چکی ہیں جن کے تانے بانے وزیرستان یا طالبان سے جڑے ہیں۔ کراچی میں تو خود طالبان بھی انوالوڈ ہیں اس میں، وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں۔ پھر ان کے جو دیگر آؤٹ فٹس ہیں، لشکر جھنگوی ہے، وہ ان کے لیے آپریٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بشمول لاہور اور کراچی۔ جہاں تک جہادی اور عسکری تنظیموں کے ارکان سے جڑی بینک ڈکیتیوں کا معاملہ ہے تو ایسے ہی شواہد خیبر پختونخوا کے چند بینکوں کی واردات میں بھی سامنے آئے۔ حساس اور پولیس کے تفتیشی اداروں کی رپورٹس ہیں کہ مذہبی اور شدت پسند گروہوں کے بہت سے ارکان 90 کی دہائی میں ہی طالبانائزیشن کا حصہ بن گئے تھے۔ ان میں بینک ڈکیتیوں کے سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی شامل ہیں۔ اسی لیے تو بڑی دہشت گرد تنظیموں نے بینک میں واردات کے لیے اس مخصوص اور پرانے گروہ کو ہی چن رکھا ہے۔ کچھ جو اسٹیبلش کرمنل گینگز تھے وہ ہماری ہے کچھ رپورٹس میں جو ابھی ان کے اعلی کار بنے ہوئے یا ان کے ساتھ مل گئے ہیں یا ان کے ساتھ مل کر کرائم کر رہے ہیں۔
there are concrete informations. हमारी तरफ से अब तक परखे गए हकायक, शवाहिद और बयानात की रोशनी में ये कहना गलत नहीं कि हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश में जुटी तंजीमें हमारे यहाँ जराइम के गिराफ में इजाफे की एक बड़ी वजह हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमारे इर्द गिर्द होने वाली तमाम वारदातें दहशतगर्दों से ही जुड़ी होती हैं। ऐसी तंजीमें हमेशा मखसूस मकासद के लिए ही हरकत में आती हैं या फिर जब फंड्स की कमी इनके आड़े आ जाए। फंड्स इस काम के लिए बहुत चाहिए होते हैं। मैं तो थोड़ी छोटा मोटा हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसके लिए हमें फंड जमा करने पड़ते हैं। ये तो आपको देखा है कि बहुत गाड़ियाँ लेनी है, ये कर गाड़ियाँ उठा लेंगे, मगर बहुत चीज़ ऐसी होती है जो आपको मिलती नहीं है विदाउट फंड्स। Terrorist is a criminal and a criminal might be terrorist. You see, बाकी जहाँ तक जिस दिन सोसाइटी ने इस बात को डिसाइड कर लिया कि हमने टेररिज्म पे और इस पे कंट्रोल पाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पे पाकिस्तान में आके टेररिज्म कर सकता है। अगवा बराए तावान से लेकर बैंक डकैतियाँ, बिलाशुबा ये सब मुल्क दुश्मन अनासर के लिए फंड्स इकट्ठा करने का बेहतरीन जरिया साबित हो रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये हमारे मुल्क में अमन व अमा की सूरत हाल को भी इंतहाई तशवीशनाक बनाने लगे हैं। हर रोज बढ़ता हुआ जुर्म हमारी पुलिस के लिए चैलेंज है तो अवाम के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामान। वक्त के साथ मॉडर्नाइजेशन हुई है, क्राइम में भी हुई है, टेक्निकल साइड पे भी हुई है। हम एज ए डिपार्टमेंट हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है और उसमें हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। ऐसे में पुलिस अफसरान को जदीद खतूत के साथ साथ तफ्तीश के लिए नई टेक्नोलॉजी से भी मुतारफ कराया जाना अशद ज़रूरी हो गया है। मुल्क भर में होने वाली डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों का रिकॉर्ड गवाह है कि अब तक जितने मुल्ज़म मोबाइल फ़ोन की मदद से पकड़े गए हैं, इतने किसी और जरिए से नहीं। मगर इसके बावजूद आज भी पुलिस खुद इस टेक्नोलॉजी से महरूम है। We do not have the facility कि मुझे किसी मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस या उनकी कॉल डिटेल्स या उसकी जो सब्सक्राइबर्स डाटा एक्सेट्रा हमें फौरी तौर पे मिल सकता हो, तो वी ऑलवेज हैव टू लुक फॉर समबडी। पुलिस को किसी भी मुल्ज़िम की तलाश या इसकी मौजूदगी का तयन करने के लिए हसास इदारों से राब्ता करना पड़ता है। एक तवील प्रोसेस के बाद ही इन्हें कुछ डाटा मिल पाता है, जबकि हमारे हसास इदारे पिछले कई सालों से इस टेक्नोलॉजी का मुसलसल और कामयाब इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नादरा का जैसे डेटाबेस है या आपकी मोबाइल फ़ोन कंपनियों का जो डेटाबेस है, उसका बाय लॉ हमारे पास एक्सेस नहीं है और बहुत कुछ सिस्टम में है जो कि हमें मदद देता है। अगर सिर्फ यही एक सहूलत महकमा पुलिस के CID नुमा किसी मखसूस सेल को फराहम कर दी जाए तो मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म जराइम की छोटी मोटी वारदातों से लेकर बैंक डकैती तक के मुल्ज़मान पर वक्त काबू आने का इम्कान बहुत हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक में जदीद टेक्नोलॉजी ही जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब तरीन हथियार साबित हो रही है।